टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग फर्स्ट बुक ना कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं जहां से मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन का विरचन करवा दिया था लास्ट क्लास तक, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में जो तुमने देखा होगा ऑर्गेनिक में, उसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में विरचन खत्म करके भाई मान लो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अगर आपको कार्बन के ही ऊपर डबल बॉन्ड पे जाना है तो कैसे जाओगे। ये बॉन्ड लगाना सबको आना चाहिए, ठीक है ना। डबल बॉन्ड पे जाओगे कैसे, अगर द्वि बॉन्ड वाला कार्बन पहले से तुम्हारे पास में है तो ऐसा क्या डालें इसमें हम लोग केमिकल कि हमको ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त हो जाए कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आप ये सब ना विरचन के साथ साथ किसमें कन्वर्जन में बड़े काम आते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक चीज से मतलब एक कंपाउंड से एक यौगिक से दूसरा यौगिक बनाना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का भौतिक गुण में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भौतिक गुण, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में पढ़ना है, लिखो भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टीज है फर्स्ट बुक का ना, बीच में मैं फर्स्ट बुक का ना जो रिवीजन है वो लाता रहूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले का विलियन का हो जाएगा रिवीजन, है ना। फिर उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो जाएगा रिवीजन, और ऑर्गेनिक हमारी चलती रहेगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि तुम फर्स्ट बुक भूलोगे नहीं और हमारी ऑर्गेनिक कंटिन्यू आगे चलती रहेगी, ठीक है। देखो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है क्या, तो भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? देख के मतलब भौतिक का मतलब होता है जहां रासायनिक परिवर्तन ना हो। केवल भौतिक लियो, मान लो आपने नमक लिया, पानी में घोल दिया तो नमक घुल गया, नमक कहां गया दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो ये परिवर्तन तो है, ये क्या है? परिवर्तन है। लेकिन हम वापस से उसको ला सकते हैं वापस, है कि नहीं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भौतिक गुण में क्या होता है? अब मान लो नमक घुल गया तो तुम उसे वापस प्राप्त कर सकते हो ना, है कि नहीं। लेकिन एक बार दही बन गया दूध से, नहीं कर सकते, थोड़ी प्राप्त होगा वो वापस दही, तो रासायनिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण के अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं आपको ना पता होना चाहिए। हम उसके अंदर रंग लिखते हैं, अवस्था लिखते हैं, गंध लिखते हैं, स्वाद लिखते हैं, घुलेगा कि नहीं, हाँ घुलेगा, मतलब विलेयता किसमें, कुछ पानी में घुलता है कुछ पानी में नहीं घुलता है। कार्बनिक के अंदर जल में बहुत ही कम घुलेगा कोई भी चीज। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलयन में ही सॉरी कार्बनिक विलायक में ही घुलता है। अब तुम अगर बेंजीन को पानी में घोलो नहीं घुलेगा, बेंजीन टोल्यून में घुलेगा, एसीटोन में, कार्बनिक यौगिक में ही घुलेगा, ठीक है ना। क्या कारण है, सब कुछ ना अलग अलग यहां पर आएंगे सभी चैप्टरों में, ठीक है। भौतिक गुण के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसका भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था रंग एवं गंध, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा क्या, देखो हाँ। तो भौतिक अवस्था ना, सुनो देखो, भौतिक अवस्था में गंध, उसका स्वाद, वो कैसा दिखता है, ठोस है द्रव है कैसा है ना, ये सीखना है। तो भौतिक गुण के अंदर ना पेपर में बहुत ही कम आता है, लेकिन आता है क्वेश्चन। गलनांक, कवतनांक, ठीक है ना, ये सब आता है। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर गलता है। एक होता है कवतनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर जो चीज किसी जिस ताप पर क्या होता है, उबलता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कवतनांक बोल सकते हैं। उसकी डेफिनेशन बहुत जगह पूछे कथनांक किससे पूछे थे? तो तुझसे किससे मास्टर पूछे? ने तो पूछी थी एक बार, याद कर बिलियन में बिलियन चैप्टर में थे कथनांक कवतनांक, ये सब हम पढ़ा देता हूँ बच्चों को ना अच्छे से पहले से ही। भाई किससे पूछे से बोला था देखो, तो सबसे पहला है क्या? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, ठीक है भाई। गंध, स्वाद, तो रंग लिखो और गंध, ठीक है ना। स्वाद इसमें दिया नहीं, स्वाद हम चखेंगे भी, ठीक है ना।
किसी भी केमिकल को ना लैब में चख के नहीं देखते कि क्या स्वाद है, क्या आप तो जहरीला हो तुम मर जाओ उससे ना, इसलिए साइंटिस्ट लोग उसको चख करके स्वाद पता करने के बारे में नहीं कहता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। गंध, गंध मतलब सूंघने का पता लगता है, सूंघने से कोई मर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में, फिजिकल स्टेट, कोमा कलर एंड स्मेल, है ना भाई, ठीक है। टेस्ट में पूछेगा तुमसे ये, देखो लिखो, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, क्या काम है, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, किसमें, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, परंतु अगर हम इसको कहा रहते हैं धूप में, सनलाइट में रखते हैं, प्रकाश में, ये अपने रंग को दिखाते फिर ये, ठीक है ना। परंतु एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड, एल्किल 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 ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर, प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं, आने पर रंगीन हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, रंगीन हो जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा और हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओनली हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है भाई। इसमें अलग सी गंध आती है, बेंजीन को ना सुनाऊंगा आपको मैं, देखना बेंजीन है मेरे पास, गंध ऐसा आता है, सुनते रहो, मजा आता है सुनने में, है ना। हाँ लिखो, यह क्या होते हैं, वाष्पशील, समझते हो वाष्पशील का मतलब, वोलाटाइल कहते हैं अंग्रेजी में। यह वाष्पशील और अच्छी गंध युक्त होती है, और अच्छी गंध युक्त होती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अच्छी गंध मतलब जी कहते सुनते हो, परफ्यूम वगैरह सब ना इन्हीं से बनते हैं। देखो अगर कोई कार्बन, ये गंध थोड़ी होगी, स्मेल ही तो होगी फिर, जब ये खुशबू देगी एकदम से उसकी तरह, स्मेल लिखा था मैंने, इस गंध मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ आती है, बदबू, गंध का होता है, मतलब अच्छी भी हो सकती है, खराब हो सकती है, अच्छी है ना, है कि नहीं। पानी है, पानी में कोई स्मेल नहीं आती है, साफ पानी है तो ना खुशबू आती है और ना ही बदबू आती है, लेकिन गंदे पानी में तो आती है कि नहीं, गंदा पानी होता है तो। अगर ध्यान से देखो, ऐसा कोई हेलो एल्केन या हेलो एरिन जिसमें कार्बन कहां तक हो, 4 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, अगर कार्बन 4 तक है तो गैस अवस्था में मिलेगा, कहां मिलेगा, लेकिन हमेशा नहीं, मैक्सिमम। अगर कार्बन 6 से लेकर 12 तक है जी, 6 से लेकर 18 तक, 6 से लेकर 18 ये मिलेंगे द्रव अवस्था में, ठीक है ना। और 18 कार्बन से ऊपर वाले जितने भी होते हैं यौगिक, सब ठोस में मिलेंगे, सब क्या मिलेंगे, ठोस, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 4 तक गैस, देखो 4 तक तो गैस में होगा, हाँ, बीच के 2 कहां से लेके 5वां, हाँ 5वां छठवां चला भाई 6 तक हमने कहा ना,
एक से लेकर के 4 तक हो गया, हाँ। सब गैस मिलेंगे। हाँ। फिर 4 से लेकर 5, 6, 7, 12 तक ये मिलेंगे द्रव अवस्था में, ठीक है ना। 12 तक 18 तक 18 तक, और फिर उसके 18 के बाद में सब ठोस मिलेंगे, ठीक है ना। देखो CH3 Cl हो सकता है, ठीक है ना। C2H5Cl, ये सब क्या है, गैस अवस्था में है, ठीक है ना। कक्ष ताप मतलब ये समान ताप आदि कक्ष ताप पर गैसीय अवस्था ये क्या गुरु जी? हाँ? C2H5Cl C2H5 N क्या होता है इसमें, H आएगा ना। C2H5Cl आदि कक्ष ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था, जबकि कार्बन 18 तक द्रव, गैसीय अवस्था, जबकि कार्बन 18 तक कार्बन 18 तक 18 तक द्रव और द्रव, और कार्बन 18 से अधिक वाले यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, दिक्कत तो नहीं भाई। नो सर, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो, कार्बन ज्यादा हो। जाते हैं 18 से होगी। ठीक है भाई, ये था पहला गुणधर्म। क्या पहले हम क्या देखते हैं, भौतिक गुण क्या है उसका, रंग कैसा और गंध कैसा, ठीक है ना। सिंपल बात है, हेलो एल्केनो, हेलो एल्किल, एल्किल हैलाइड, ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि Br वाले आयोडाइड है ना, आयोडाइड है ना, एल्किल आयोडाइड या ब्रोमाइड, अगर इनको प्रकाश में लेकर के जाओगे तो अपना रंग दर्शाते हैं, ठीक है ना। हाँ, रंगीन होते हैं, ये खास बात नहीं है। बिल्कुल है। प्रकाश में होगा तो रंग देगा ये, हाँ, वरना रंग देगा नहीं। देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, रंगीन हो जाते हैं। और देखो ये वाष्पशील का मतलब होता है ये वाष्प बन के उड़ सकता है, उड़ सकता है, ठीक है ना। अच्छी गंध युक्त होती है। CH3Br CH3Cl ऐसे आदि आदि है ना, सिंगल जो सी वाले हैं, ये गैस रूप में रहते हैं। खैर कहां तक होते हैं, ये 6 तक होते हैं गैस अवस्था में, 6 से लेकर के 18 तक होते हैं द्रव अवस्था में। अभी तो 4 तक बता रहे थे। और 4 से 2000 में कोई दिक्कत नहीं चलती भाई। अच्छा, कार्बन 4 हो या कार्बन 6 हो, द्रव अवस्था में उस गैस मिलेंगे, तो ये तो देखने को है ना। 6 से लेकर के 18 तक पक्का ऐसे मिलेंगे द्रव, ये फिक्स नहीं है। बहुत से 5 वाले भी होते हैं गैस, क्या करें है ना। C6H6 बेंजीन है, देखो रखा हुआ है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस अवस्था में नहीं है वो, है ना। लेकिन कुछ गैस में भी मिलते हैं। अब सुनो, ठोस अवस्था में कहाँ होंगे, कार्बन 18 से अधिक वाले होंगे सारे, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अगला गुण हमारे पास क्या है, घनत्व, डेंसिटी। सभी की जो डेंसिटी होती है ना, वो पानी के साथ में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। पानी से भारी होते हैं ये, पानी से ये भारी होते हैं, मतलब ये पानी पे डूब जाएंगे, पानी में ये डूब जाएंगे। डूब जाएंगे, है कि नहीं। देखो वो चीज जिसका कम होता है डेंसिटी जल से, वो तैरते हैं। जिनका ज्यादा होता है वो उसमें डूब जाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया है ना, ठीक है ना, उत्प्लावन बल उस पे लगता है नीचे से, वो इसलिए डूबते नहीं, ठीक है ना। देखो एल्किल ब्रोमाइड, पॉइंट नंबर 2, आयोडाइड है ना, और पॉलीक्लोरो यौगिक, पॉली मतलब होता है अधिक Cl वाले, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड लिखो, ब्रोमाइड कोमा आयोडाइड,
आयोडाइड। और कौन आ गया सर? और इसमें आ जाते हैं पॉली क्लोरो, पॉली क्लोरो यौगिक का घनत्व जल से अधिक होता है, का घनत्व जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। समझे आप सभी? जल मतलब पानी में उसको डाल दोगे डूब जाएगा ये। ठीक है भाई, लिखो। लिख लिया सर। अब डेंसिटी बढ़ता कैसे कैसे है, देखो। कार्बन की संख्या बढ़ने पर कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान बढ़ने पर यौगिकों का डेंसिटी बढ़ता है, बढ़ने पर यौगिकों का घनत्व बढ़ता है। समझे भाई? क्या बढ़ता है इनका? घनत्व बढ़ता है इनका, घनत्व। कार्बन की संख्या बढ़ गया तो बढ़ गया इसकी डेंसिटी, उसका भार बढ़ गया तो भी। अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या भी बढ़ गई तो भी डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना? देखो, अगर R सबके एक जैसे हैं, इसमें ना एग्जांपल लेते जाओ। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि R ऐसा लिखो, समान R वाली यौगिकों के लिए समान R। अच्छा, R क्या होता है, किसको पता है? आर वो एल्केन समूह है ना, कार्बन वाले जो होते हैं ना, एल्केन समूह। R समान R वाले यौगिकों के लिए ठीक है भाई? देखो, समान R वाले यौगिकों के लिए बात हो रही। पहले क्या बोलते हैं इसके अंदर कि F वाले की सबसे ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है। फिर कल बाहर आई तो फिर 17 कल बाहर आई तक लेंगे बस। आएगा। एस्टिन को लेंगे नहीं जी। सबसे ज्यादा घनत्व होता है, यानी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है घनत्व। क्या होता है? बढ़ता है। देखो, अगर R सब में सेम रहेगा तो घनत्व इसकी ज्यादा होगी। किसकी? आयोडीन की। अगर आपसे कहा जाए कि CH3Cl CH3F CH3I CH3F Br को इनके घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है ये? व्यवस्थित क्या है? रोज स्कूल कीजिए। तो बताओ, क्या आप इसका आंसर क्या लिखोगे? CH F पहले आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन जरूरी करना। CH3F हाँ, तो इसके अनुसार पहले Fl आएगा, पहले F आएगा, फिर CH3F आएगा, इससे अधिक फिर CH3Cl CH3Cl CH3Br CH3I CH3Br आएगा ना, फिर आई आएगा। सबसे अंत में CH3I आ जाएगा। ये तो होगा इसका। यस सर। देखो, अपने पता है तो अपने लिख दिया, वरना अरेंज कर नहीं पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना? और नहीं आते इसमें। ये जब तक
अगर x समान हो गया, अगर x समान हो गया तो क्या करोगे? समान x हो गया, कार्बन संख्या घटती बढ़ती रहती है। समान x, x मतलब होता है हेलोजन वाले यौगिकों के लिए, यौगिकों के लिए समान x वाले यौगिकों के लिए, उसमें क्या होगा देखो, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, देखो मान हमारे पास में C गुरुजी से कह देता है X3 अवरोही X क्रम में लिखने के लिए तो क्या? आयोडीन पहले आता। हाँ, अगर ये कहता अवरोही, अवरोही में पहले छोटा आएगा, सॉरी बड़ा। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, से छोटा से छोटा, मतलब सबसे उल्टा ज्यादा इसकी डेंसिटी है ना, फिर आ जाएगा। इस चिन्ह को घुमा दो, बस ऐसे कर दो, ठीक है ना, हो जाएगा। CH3X, CH2H5X, C3H7X, C4H क्या क्या दूनी 8 9। देखो भाई, इनको बताओ, इसमें X बिल्कुल सेम सेम है ना, हाँ जी तो अगर कार्बन संख्या बढ़ेगी जी, करना तो पड़ेगा। तो कार्बन संख्या बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है ना, चार आएगा पहले, अब ऊपर आपको अभी लिखवाया, H है तो सबसे ज्यादा हो किसका? इधर का, ठीक है ना, जी। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं चाहिए। ठीक है ना, अच्छा आप लोगों का अब इसके आता है क्या? इस अब आता है कवचनांक। ये लिक्विड फॉर्म में तो पहले से ही गैस फॉर्म में, तो इसका गलनांक नहीं होता। ठीक है ना, चैप्टर भैया आधे से ज्यादा तो हो गए वैसे। नहीं, अभी इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो खाता है। रसायन वो है, रासायनिक गुण वो विरचन के बाद में आता है भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद क्या आएगा? रासायनिक गुण, तो वो समय लेता है। ठीक है ना, समझे? नो सर। हो गया। हाँ भैया। अब लिखो इसकी, कोई वजह से सुनो चीजें ना यहाँ रखने वाली नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना, इमेजिन करना है कि नहीं, लॉजिकल तरीके से सोचो। देखो अगला टॉपिक हमारे पास में है कवचनांक। कौन है? क्वथनांक। इसे कहते हैं अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक तो मेरे पास है, अरे सुनो, एक मेरे पास मान लो ब्यूटेन है C4H8 10 मान लो 10। ये कौन है? ये ब्यूटेन है। कौन है ये ब्यूटेन है। एक मेरे पास में है C4H9Cl, ये मेरे पास है क्लोरोब्यूटेन। कौन है? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। देखो दोनों है तो ऑर्गेनिक है ना, बिल्कुल। दोनों है लिक्विड फॉर्म में। कौन पहले उबलेगा? किस ताप मतलब कौन कम तापमान पे उबलेगा? ये है ब्यूटेन, यानी कि हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अंग्रेजी में। ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन भाई साहब, और ये हमारा हो गया एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड कौन कम तापमान पे उबल जाएगा? देखो हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये कम तापमान पे हमेशा उबलता है। किससे? एल्कील हैलाइड की तुलना में। क्यों होता है ऐसा? अब यहां पर क्या, यहां देखो कार्बन कार्बन होंगे, है कि नहीं, और केवल H लग जाएंगे। ऐसा लग गया इसमें, बंद तो होना आसानी होगा। तो इसके बंद आराम से टूट जाते हैं। कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम देर तक हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जबकि ये जो है देखो, अब यहाँ पर C हो गया, 4 C हो गए, एक में Cl लग गया, बाकी सब पे कौन है? H है। इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। हाँ, आप सभी बच्चे जानते हो ना कि Cl क्या होता है? ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। सब जानते हो ना, C की तुलना में ना, तो C जिसके साथ अटैच है उसको देखते हैं। ठीक है ना, C की तुलना में Cl ज्यादा विद्युत ऋणी है। विद्युत ऋणी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब खुद का आवेश नहीं है,
लिया है आंशिक रूप से उसने खींचा है, तो उधर कौन गया माइनस, इधर गया पॉजिटिव प्लस हो गया, सी पर ध्रुवता आ गया, क्या आ गया ध्रुवता मतलब पोलैरिटी आ गई, प्लस माइनस। और जहां प्लस माइनस होता है अणु के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ आकर्षण। आकर्षण बढ़ अब अगर आकर्षण बढ़ गया तो अणु जल्दी से टूटेंगे नहीं, टूटेंगे टूटेंगे नहीं तो जल्दी से भाप बन के उड़ेगा नहीं, मतलब ये बॉयल नहीं होगा, ठीक है ना। अब बॉयल नहीं होगा तो क्या अधिक तापमान पे अधिक लगेगा। तापमान देना अगर पड़ेगा। मान लो ये, अगर ये 55 डिग्री सेल्सियस में मान लो अगर बॉयल हो रहा है, मान लो तो वो होगा तो ये ज्यादा, ये 80-90 के आसपास जाकर के बॉयल होगा। दिक्कत थोड़ा कि इसमें ज्यादा लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हम सिंपली बात कहना ही चाहते हैं, यही नहीं आगे जितने भी होंगे चैप्टर सब में भौतिक गुण आएगा, सब में आएगा कवथनांक। तो कोई घटेगा क्यों, कोई बढ़ेगा क्यों। अगर उनके बीच में, कार्बन के बीच में अगर आकर्षण बल बढ़ रहा है किसी भी प्रकार से, हो सकता है परमाणु की संख्या बढ़ने से बढ़ सकता है, वो भार बढ़ने से बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने से बढ़ सकता है, और ध्रुवता बढ़ने से बढ़ सकता है। ये सभी केस होने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है ना, समझ में तो आ गया होगा ना। अब मैं आपको लिखवाऊंगा इसके नीचे, फिर इसको आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा हाइड्रोकार्बन का हमेशा, इसमें ध्रुवता नहीं है। एल्किल हैलिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन से। उसमें ध्रुवता होती है हाँ, कि नहीं। आकर्षण ज्यादा हो रहा है। तो इसमें लिखो तुम एल्किल, एल्किल हैलाइडो, हैलाइडो का बीपी लिखो अपना हर जगह, क्या लिखो हर जगह बीपी, boiling बीपी point। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहते हैं कवथनांक, ठीक है। अपनी कॉपी के ऊपर जो मेरा मार्जिन है वहां पर बीपी को तो लिख दो, क्या, हाँ कवथनांक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। आपको बार बार लंबा लिखना नहीं पड़ेगा कवथनांक शब्द। बीपी होता। हाँ अभी आपने मार्जिन करके कुछ बोला शायद। कॉपी का मार्जिन ऊपर के होती खाली जगह लाइन के ऊपर, मार्जिन से कहते हैं, है ना। पढ़ लो कुछ। एल्किल हैलाइडों का बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एल्किल सॉरी इसका हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है, हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोकार्बनों, हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बनों की तुलना में देखो, हाइड्रोकार्बनों की तुलना में, तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर एक्स जानते हो ना, एल्किल हैलिड को बोलते हैं, क्योंकि आर एक्स में ध्रुवता, ध्रुवता की उपस्थिति के कारण, है ना, क्योंकि आर एक्स में ध्रुवता, ध्रुवता होती है, ध्रुवता की उपस्थिति होती है, ठीक है ना, उपस्थिति होती है, मेरी मर्जी। है क्या भाई। इसमें क्या लिखो, आप लिखो एग्जाम्पल, अध्रुवीय, ये क्या हो गया, अध्रुवीय हो गया, और ये क्या हो गया, ये ध्रुवीय हो गया भाई, ध्रुवीय। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। ध्रुवीय जो होते हैं यौगिक उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। ठीक। और ध्रुवीय पे क्या है, टक्कर टक्कर अपने मारेंगे जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए उसमें आकर्षण बल बढ़ रहा है। ठीक है ना। C4H10 ये हमारा है हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन। अब नीचे ना ये, इसके बाद ना आप ये छाप लो, फिर मैं इसमें आगे लिख रहा हूँ, सर जी मैं इसको छाप देता हूँ। इसमें एक लाइन लिखो, ठीक है ना, फटाफट से। उच्च ध्रुवता और हाइड्रोकार्बनों से
हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक अणुभार होने के कारण, अधिक अणुभार होने के कारण एल्कील हाइलाइडों के अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, ठीक है ना, आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे इसी में लिखा है। तोड़ने के लिए, हाँ, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। इसीलिए देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर देखो, ऑर्डर नीचे जैसे जैसे आकार बढ़ता है ना, आकार बढ़ने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना, ये ध्यान रखना। आकार बढ़ने से, हाँ, तो आर अगर देखो सेम है तो सबसे छोटा आकार कौन होगा, इसका होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा आर सी एल वाले का, इससे कम होगा आर बी आर वाले का, उससे कम होएगा, सबसे कम आर का, ठीक है ना। क्यों भाई, जब ये दो एफ जो है ना ज्यादा विद्युत ऋणी होता है जी, फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ध्रुवणता बढ़ जाएगा, ठीक है ना, समस्या ये आती है। ध्रुवता बढ़ने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आर आपका सबसे ज्यादा होगा। उल्टा लिखा बेटा, भैया कैसे तो आपने यू लिखवाया था, ध्रुवता इसकी सबसे कम होगी, मैंने उल्टा लिखा दिया ना, सबसे कम होगी भाई, सबसे अधिक होगी आएगी, ठीक है ना। तो पहले तो लिखवा दिया आपने। अच्छा लिखा दी नहीं, हाँ, वो लिखा दो कुछ और, ये लिखवाया तुमको क्या बॉइलिंग उसमें भी ऐसे पॉइंट, बताया कि आयोडीन की ज्यादा हुई, आयोडीन की क्या होगी ज्यादा, ठीक है ना। पता क्यों, यहां पर ये ध्रुवता नहीं देख रहे हैं, भारी कौन होगा सबसे, अच्छा ये देख रहे अणुभार सबसे अधिक आई का होगा, आई का होगा, ठीक है ना। चलिए आई का होगा। अणुभार के संदर्भ में ज्यादा शब्द देना था, अणुभार के कारण, ठीक है भाई। आयोडीन का अणुभार क्या होता है ज्यादा, तो अणुभार बढ़ने से, परमाणु की संख्या बढ़ने से और कार्बन की संख्या बढ़ने से क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका बढ़ता है, ठीक है ना। देखो भाई, अब अगर मान लो हमारे पास में एल्केन है, हेलो एल्केन है, मतलब एल्किल हैलाइड है, तो उसमें क्या होगा, जब भी शाखाएं बढ़ेगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है कम हो जाता है, क्वथनांक कम होगा। लिखो, यौगिकों में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, किसकी, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, क्वथनांक में ही है, हाँ क्वथनांक में, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें है वो है, यौगिकों में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, संख्या, अच्छा समावयवी लिखना था, समावयवी, ऐसे लिखो, समावयवी यौगिकों में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्या हो जाता है, क्वथनांक कम होता है। बताऊंगा अभी क्यों ऐसा होता है, बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है, समझे तुम लोग के नहीं, क्या जाता है, क्वथनांक कम होगा। देखो मैं तुम्हें ना बेस्ट अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है।
और फिर आप उसको देखना, समझना, फिर मजा आएगा। ठीक है भाई, हो गए। मैं बात करता हूं ब्रोमोब्यूटेन की, किसकी? CH3 एग्जांपल देखो ध्यान से, CH2 और क्या है Br, दिख रहा है? ये कौन है भाई? ये है ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। एक मिनट माइक चेक करते हैं। भाई पढ़ रहा हूँ। वो है इतना आसान। सही है, पढ़ रहा है। ब्रोमो ब्यूटेन, विज्ञान में पढ़ने लिखा नहीं ब्रोमो और ब्यूटी। देखो ब्रोमो ब्यूटेन, इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई। देखो इसका नाम क्या है? 1 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। कार्बन पे डिग्री नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें? पढ़ा है भैया। जिस कार्बन पे एल्किल समूह है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। प्राथमिक भी कहते हैं, प्राथमिक कार्बन। अब सुनो, CH3 CH, यहां आ गया Br, CH2 और CH3, ये 2 डिग्री है। क्या है ये? 2 डिग्री ब्रोमोब्यूटेन, तुम्हें ब्रांच आ गया। क्या आ गया? ब्रांच। और अब मैं 3 डिग्री लाऊंगा, 3 डिग्री, CH3C, यहाँ पर Br आ गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, 4 है इसमें। ये भी तो वही है। ये सारों 1 2 3 इसका हो जाएगा। तीनों का फॉर्मूला समान है, संरचना अलग अलग है। अगर संरचना अलग अलग है, सूत्र समान है, उसको तो कहते हैं समावयवता। अगर यौगिक का सूत्र समान हो और अलग अलग हो संरचना, तो क्या कहलाती है? समावयवता। इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिख करके दिया है समावयवी यौगिकों में अगर ब्रांच बढ़ेगा, ब्रांच की संख्या, शाखाओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो कवचनांक कम हो जाता है। ठीक है ना? ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये यहीं पर नहीं, जितने भी आगे आएंगे चैप्टर्स सभी में क्या गिनती करके बताना। गिनती करो, 1 2 3 4 कार्बन इसके अंदर। तो जिस कार्बन के ऊपर कौन है? Br, वो कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ में क्या है? अटैच है। तो ये 3 डिग्री, इसमें शाखा क्या है? ज्यादा, कि जल्दी टूट जाएंगे बंध, इसके बंध कम ऊर्जा पे ही टूट जाएंगे। ठीक है ना? और इसमें क्या है? इसमें देखो शाखा नहीं है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल से टूटेगा, ये थोड़ा और जल्दी टूट जाएगा, ये उससे जल्दी टूटेगा। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? शाखाओं की संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मुझे ये पूछना कि ये CH3 शाखा है, ये शाखा है, ये सब शाखा है, ये ब्रांच हो गई, ब्रांच है ना भैया। मिथाइल न हो। क्या ये मिथाइल समूह तो है? ये मिथाइल समूह है ना? अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो नाम क्या होगा इसका? आयुपेक नाम लिखूंगा तो 2 मिथाइल क्या होगा? 2 मिथाइल। अब 3 है तो कौन होता है? प्रोपेंटेन, है ना? पेंटेन। नाम तो तुम लिख सकते हो ना? समावयवों के नाम अलग अलग होते हैं। तो 5 में आता है ना। अच्छा, प्रोपेन होगा, तो 3 है ना, तो प्रोपेन, कोई बात नहीं, गलती मत कीजिए। ठीक है भाई, प्रोपेन हो गया। तो नाम देखो, इसका अलग, इसका नाम पे लगाएगा, इसके नाम पे लगाएगा, नाम अलग लगाएंगे। ठीक है ना? तो ये समावयवता है। ब्रांच, हमें ध्यान ये रखना है कि अगर शाखाएं बढ़ी तो कवचनांक कम हो जाएगा। ठीक है ना? छाप लो इसको फटाफट से ना, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो 75 64 और 46, पहले वाला ये मान लो आपका हो गया पहला, ये हो गया आपके पास में दूसरा संरचना, और ये हो गया मान लो तीसरा। तो देखो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, पहले वाले की सबसे ज्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी, और थर्ड की उससे भी कम होगी। ये पहले वाले की होती है 375 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? केल्विन होती है सर, केल्विन, 375 केल्विन, 375 केल्विन होती है।
इसकी होती है 364 केल्विन और इसकी हो जाती है 346 केल्विन। मतलब कौन सबसे कम है? सब में कम ये 46 कम है ना? बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तब उन्होंने अपने डाटा दिया है। हमें यहां पर जनरली ये याद रखना है कि अगर ब्रांच बढ़ेगा, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो कवचनांक कम होता है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं, ऊर्जा कम लगता है। ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। अब कम होता क्यों है? यहां लिखता हूं, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता, बढ़ जाता है। अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है? जिससे क्या होता है? जिससे अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल कम हो जाता है। 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 ठीक है? और आबंध को तोड़ने में फिर कम ऊष्मा या ऊर्जा खर्च होता है। ठीक है भाई? ये आप ध्यान रखना। हो गया? अभी तक जितने भी एग्जांपल देखा, ये सब कौन थे? एल्किल हैलाइड। कोई भी एल्किल एरिल नहीं था, बेंजीन वाले नहीं थे ना? नहीं। अब उसकी बात करेंगे। ठीक है? लिखो। ठीक है? फिर बात करें गलनांक की। अभी हम क्या देख रहे हैं? कवचनांक। ठीक है भाई? छप गया? चलो छाप लो फटाफट से। देखो, अब तक तुमने जो भी देखा वो सब एल्किल हैलाइड में देखा। कवचनांक कैसे घट बढ़ रहा है। अब हम लोग कहां देखेंगे? एरिल हैलाइड में। किसमें? एरोमेटिक मतलब। लिखो, एरिल हैलाइडों में। एरिल ऐसे लिखते हो बेटिए ना? राइटिंग बड़ी जल्दी आती है हमारी। एरिल हैलाइडों में क्या? कवचनांक। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट इन हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। ठीक है भाई? चलो देखो भाई, मैं तुमको ना अभी समझाता हूं। पहले अगर हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा से सब लोग कैसे हैं? वाकिफ है ना? ऑर्थो मेटा पैरा जी। गलनांक और कवचनांक दोनों की बात करूंगा। ठीक है ना? एक साथ करते हैं बात, कवचनांक की भी और गलनांक की। ठीक है भाई? ठीक। देखो यहां पर दो साथ में भी दो गलनांक मत लिखो। तुम लिख लो उसमें। क्या लिख लो? बॉइलिंग पॉइंट है ना? तुम यार रफ पे लिखते हो फेर लिखते हो? कैसे लिख लो? फेर लिखते हो? रफ पे लिखते हो? जाकर घर पे फेर लिखते हो? नहीं, फेर ये तो फिर तभी तो दर्द होता है। हमारे स्कूल के बच्चे पर रफ पे लिखते हैं फिर फेर लिखते हैं। ये देखो तुम। मेरे स्कूल में तो हम भी ऐसे करते हैं। देखो चल आगे बढ़े। मेरे स्कूल के देखो हाँ? हमारे स्कूल में मेरी
निगाह में मेरे स्कूल में केवल 4 बच्चे इंटेलिजेंट हैं। 4 भी ना है यार, तो है ही 3 ही है। बेस्ट स्कूल में जाने वाले बालक टोटल हमारे क्लास में, प्राइवेट स्कूल है ना, 27 बच्चे हैं। कौन नाम मत बताना ठीक है भाई, देखो आगे देखें, देखो अब सुनो, अब हमारे पास इधर देखो ध्यान से, देखा भाई, एंड मेल्टिंग पॉइंट सब लिखवाना है भैया। एंड मेल्टिंग पॉइंट ना तुम लिखोगे ना इंग्लिश में, एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो मैं तुम्हें नाम पूछूंगा, नाम बताना, पढ़ाया था मैं तुम्हें पहले। हाँ पूछो। इसका नाम बताओ। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजाइन। बेंजीन। चलो एक यहाँ लगा देते हैं। अब हो जाएगा 1 2 डाई 1 2 डाई डाई। हाँ 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ तो डाई डाई एक कर यहाँ लग गया भाई, हाँ जी। एक यहाँ लग गया। ओ अच्छा यू ठीक है। 1 3। अरे इसमें वो लगेगा और था पैरा रूजा। और तो पहला मेटा मेटा पे आएगा। मैं हाँ इसमें ये लगेगा सही है। क्या लगेगा? और तो पैरा मेटा ये लगेगा इसमें। चलो बताओ किसका बोलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये देखो दोनों मतलब तीनों संरचना एक ही है, मतलब अगर हम लिखें इसका सूत्र समान आएगा, लेकिन आयुर्वेदिक नाम होगे तो अलग अलग आएगा। कार्बन भी समान है, हाइड्रोजन भी समान, सब में सेम चीज है, समावयवता है ये तीनों आपस में जी। मतलब इनका संरचना भिन्न भिन्न है लेकिन सूत्र एक ही। ठीक है, अब देखो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। पैरा। इसका नाम है मेटा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका नाम है क्या? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिकल है। ज्यादा सिमेट्रिकल समझते हो? सममित। ये क्रिस्टल जालक में आसानी से सघन हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। ठीक है ना, और ये उतने आसानी से नहीं बैठ पाएंगे। समझ में आया? चौथा, ये हमको ध्यान रखना है। तो और ये इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा क्वथनांक, इसका कम होगा, इसका कम। ठीक है ना। अब देखो यहां पर, इसको अगर मैं 1 नंबर कह दूं, इसको 2 नंबर कह दूं, मैं ऐसा ना इसलिए लिखता हूं, इसमें अरेंज करने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना, 1 2 3 कौन बनाएगा बार बार। ठीक है, तुम ऐसा बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूं क्वथनांक की। सबसे अधिक इसकी होगी 2 की, उससे कम सबसे अधिक इसकी होगी फर्स्ट। ठीक है ना। हाँ, सबसे कथनांक भैया उसका ज्यादा होगा ना। हम्म? कथनांक तो उसका ज्यादा होगा ना फिर। तो कम का बात क्वथनांक 2 का उसका कम इसको होगा, फिर उसका- सबसे ज्यादा इसका होगा। ठीक है ना, हाँ। उल्टा बोल गए। सबसे अधिक इसका, उससे कम उसका। वो तो सबसे कम होगा ना। हाँ, ये सबसे कम होगा, और इसका उससे थोड़ा सा, उससे ज्यादा, इससे कम। हाँ तो इसका क्वथनांक कम क्यों? होगा। सिमेट्री है ना, हाँ जी। तो ये आराम से जाकर जालक में बैठ जाता है। ठीक है ना, सघन हो जाता है। लिखो इसमें, छाप तो लगेगा ना। बना रहे पेपर से। आ जाओ, देखो तो ध्यान रखना, ये ना अधिक सम्मित होता है। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बेंजीन की तो समझ लिया। कवतनांक मेटा रुको, बेंजीन की संरचना सम्मित होने के कारण, सम्मित होने के कारण क्या होते हैं? सम्मित होने के कारण क्रिस्टल जालक में किससे आसानी से, या कह लो आप,
सरलता से सघन हो जाते हैं, मतलब या फिर समायोजित हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, इसलिए इसका कवतनांक क्या होता है? कवतनांक ऑर्थो का मेटा, कम होता है। ऑर्थो तथा मेटा, ठीक है ना, ज्यादा लिख दो है ना। एनसीईआरटी कहती कि ज्यादा होता है ना, तो हमें एनसीईआरटी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, हमें एनसीईआरटी बात माननी पड़ेगी, है ना। वैसे लगभग तीनों का समान होता है, अंतर थोड़ा बहुत का है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। बुक में इसका दिखा रखा है इन्होंने ज्यादा डायग्राम में, ठीक है ना। कितना है? 300, 458 है, 353। अरे इसका ज्यादा दिखा रखा है। 453 इसका है, 440 इसका 440, इसका 448 केल्विन, है ना। तो ये दिखा हुआ है बुक में, लेकिन जब सम्मित ये है तो इसका अधिक होना चाहिए ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अनिश्चितता है इसमें, ठीक है ना, अधिक इसका ही होता है, ठीक है ना। वैसे लगभग सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो, ये कह रहा है एनसीईआरटी की थ्योरी है, थ्योरी कह रही है कि इसका ज्यादा होगा, लेकिन उसने लिख रखा है इसका। और एनसीईआरटी के हिसाब से फिर ये तो इस सब में कम इसका होएगा फिर, हाँ है नहीं, ठीक है ना, लेकिन सबसे अधिक इसमें दिखा रखा है, ठीक है ना। ये अनिश्चितता है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। और तो अतः मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, फिर से पढ़ लेते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि इसकी बात हो रही है कि संरचना सम्मिलित होने के कारण क्रिस्टल जालक में आसानी से क्या होता है? समायोजित हो जाते हैं, इसलिए इसका जो होता है कवतनांक ऑर्थो तथा मेटा, यानी कि इस वाले से और इस वाले से अधिक होता है। ये थ्योरी कहती है एनसीईआरटी की, लेकिन अगर डायग्राम आप देखोगे तो इसकी तुम्हें देखो कम दिखाई दे रहा होगा, अधिक इसका दिखाई दे रहा है ना। ये थोड़ा सा इसमें अनिश्चितता इसमें ना देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कॉपी करो उसको फटाफट से, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई। अब आता है विलयता, ठीक है ना, विलयता। हाँ क्या लग गया? गलनांक में देखो, इसमें ये लिख लो, सबसे कम इसका होगा, सबसे अधिक इसका, ठीक है ना। हाँ दोनों चीज 323 तो वो तो अधिक होगा ही ना, सत्य बात हो रहा है। कथनांक है नहीं तो, हाँ तो गलनांक लिखो ना। इसका जो गलनांक है फर्स्ट वाले का, इसका है 200 कितना खबर है? 256 केल्विन 249 गलनांक इसका 249, और इसका 323 ज्यादा है ना। देखो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो ये ठीक है, यहाँ ठीक बैठ रहा है ना। हाँ इसका ज्यादा आ रहा है सममिति की वजह से, हाँ जी और यहाँ पर कम आ रहा है, और उससे कम यहाँ पर आ रहा है, जी आ रहा है ना। जी तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, गलनांक ठीक बैठ रहा है, हाँ जी लेकिन जो कवतनांक है ना हाँ जी उसमें समान है, ठीक है ना। समान कह रहा है वैसे, लेकिन थोड़ा सा अनिश्चितता इसमें ना मिलता है देखने को, ठीक है भाई। जी कॉपी करते ना, हम ना एनसीईआरटी को गलत नहीं कर सकते ना, वो थ्योरेटिकली देता है, समझो ना, मतलब एक्सपेरिमेंटली रिसर्च करके ही देता है। नहीं मिसप्रिंट नहीं है, सभी बुकों में ऐसे ही है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में सब में, इंग्लिश की बुक है उसमें भी सब में ही है। मेरे पास इंग्लिश की बुक है, देखो ये सेकंड पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है नीचे, इसमें करो चेक लो। ये बुक एनसीईआरटी की इंग्लिश की है ना, इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूँ ना, इसलिए देखो ध्यान से। इस किताब तुम दो उंगली से कैच कर। अब बात करेंगे इसकी सोलुबिलिटी की, विलयता। किसकी बात होगी? विलयता लिखो हेडिंग, विलयता।
यानी सोलुबिलिटी। बात करते हैं विलेटी, है ना, सॉरी किसकी, सोलुबिलिटी, विलेयता की बात करें ना जी। विलेयता क्या होता है? तो विलेयता, देखो भाई एक बात ध्यान रखना, समान समान में घुलते हैं, अरे मतलब समान प्रकृति के, वो समान नहीं, ठीक है, समान प्रकृति के विलय उसी प्रकृति के विलायक में घुलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जल है, जल में पानी नहीं घुलता, पानी सॉरी जल में पानी घोल दिया रहा हूं, तेल नहीं घुलता, हाँ ये तेल ऊपर आया है। जल में तेल कब घुलता है? हाँ, तेल ऊपर आया। सोलुबिलिटी बोलते हैं, सोलुबिलिटी। विलेयता, सोलुबिलिटी लिखा आपने। सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी, अच्छा इतना इतना ध्यान नहीं देगा, इतना जेल Solubility। जो पढ़ा है वही। मौका नहीं सकते। देखो मतलब जल में तेल नहीं घुलेगा, क्यों? देखो तेल, तेल की बात कर रहा हूं, तेल प्लस जल मिलते हैं, कभी नहीं घुलते। अगर जल तेल में घुल जाता तो हमें सिर्फ साबुन की आवश्यकता नहीं होती, डुबाते निकालते हो साफ हो गया, अरे हाँ, ठीक है ना। तो तेल प्लस जल अविलय, क्या है ये? अविलय। ये नहीं घुलते, क्यों? क्योंकि ये होता है अध्रुवीय प्रकृति का, जिससे क्वेश्चन बना। अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति। अरे ठीक है ना, यस सर। हाँ प्रकृति पूछो, हाँ बोलो। तेल जल में घुल जाता, आपने कहा फिर शराब की जरूरत नहीं पड़ता साबुन का, हाँ ऐसा क्यों? बताऊंगा ना। अब तेल पानी ले ले। अरे 10th क्लास में आपका आता है 4th चैप्टर, वहां पर सिखाते हैं साबुन बनाना। मिसाइल बनता है, तो वो मिक्स हो अब मार्जक, अरे पता तो आपको समझाते हैं, अभी समझाते हैं क्या होता है ना, अध्रुवीय प्रकृति। और ये जो होती है क्या होती है इसकी, इसकी होती है ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। अब सुन ध्यान से, ध्रुवीय ध्रुवीय विलय होते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय विलय होते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय विलय नहीं होते हैं, अविलय, ठीक है ना, मतलब नहीं घुलेंगे। यहां पर ये लिखो, विलयता मतलब, हाँ इसमें तो अविलय, मतलब ये घुलेंगे ही नहीं, ये आपस में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। और अगर जैसे मैंने कहा ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय इज इक्वल टू क्या, विलय, मतलब घुल जाएंगे, यानी कि हम इसको बोलते हैं सोलूबल अंग्रेजी में, ठीक है ना। नॉन सोलूबल मतलब ये डिजॉल्व नहीं होंगे। और अगर दोनों ही कैसे हो गए, अध्रुवीय हो गए तो घुल जाएंगे। देखो तेल को गिरो तेल में घुल जाता है, पेट्रोल पेट्रोल या फिर वो होता है ना तारपीन का तेल कहते हैं, जो पेंट में गिरते हैं तो पेंट में पेंट को खोल लेता है, क्योंकि पेंट जिस प्रकृति का होता है तारपीन का तेल भी उसी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। थिनर। अच्छा एक चीज और, हमारे स्कूल में बोर्ड लगा है, व्हाइट बोर्ड लगा है, तो एक बच्चे ने क्या किया, परमानेंट मार्कर से ऐसे लिख दिया, लाइन खींच दिया, अपना नाम लिख दिया, अब वो सूख गया, वो मिट नहीं रहा, मिट मैं गया, मेरे पास तो है मार्कर, मेरे पास है टेम्परेरी मार्कर, हमने पहले हमको लगा वैसे लिखा हुआ टेम्परेरी से, मिटा या नहीं मिटा, मैंने कहा ओ हमारे साथ चला कि हम केमिस्ट्री का मास्टर है, मार्कर निकाला, उसको जहां था ना वैसे ऐसे फेर दिया, अब हमारा कपड़ा साफ हो गया। क्यों साफ हो गया? मैंने ये क्वेश्चन पूछा बच्चों से वहां पे जितने थे, मैंने पूछा क्यों साफ हो गया, बताओ क्यों क्यों घुल गया? सर जी आपने फेरा इसलिए घूम इसलिए साफ हो गया। हाँ हाँ बच्चे कहने लगे सर जी आपने फेरा ना, मतलब अरे मारकर फेरा यार, तुम क्या सोचते हो, मारकर फेरा वो इसलिए क्या हुआ साफ हो गया। मैंने कहा मारकर फेरा, अंधा भी बताओ, अंधा नहीं सॉरी, मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है ना, जो हमारे पर मालिक कर रहा है पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी बोलेगा कि आपने मारकर फेरा इसलिए मिट गया, है कि नहीं? अरे मारकर से मैंने कहा मुझे वो अनपढ़ वाली नहीं, मुझे केमिस्ट्री लगाकर बताओ क्यों क्यों मिट गया। पता क्यों मिट गया? क्योंकि जो इंक था मार्कर में जिसे लिखा गया था वो जिस प्रकृति का था उसी प्रकृति का जो टेम्परेरी मार्कर है उसका इंक भी होता है।
तो जब मैंने जो पहले से था लिखा हुआ वो सूख गया था, तो उनके जो कण थे, अणु थे, उसके बीच में परबल आकर्षण बल था। मैंने जैसे ही अपने मार्कर से लिखा वो उसमें घुल गया, वो उसमें घुल गया। अब घुल गया तो क्या हो गया, उसके अणु अभी वहीं के वहीं है, तो आप ना उसके अणु उसमें घुल गए, अब वो टूट गया, उसका बल आकर्षण बल उसका टूट गया, मिटा, आराम से मिट गया। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री इसके पीछे है। तो जो केमिस्ट्री पढ़ेगा ध्यान से वो समझ जाएगा कि पानी में तेल क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि तेल होता है अध्रुवीय प्रकृति का और पानी होता है ध्रुवीय प्रकृति का। ठीक है ना, तेल होता है हाइड्रोकार्बन, देखो कार्बन और कार्बन, अब ये सेम प्रकृति हो गए, तो ना तो यहाँ प्लस और ना ही यहाँ पर प्लस माइनस हो गए, नहीं है प्लस माइनस, तो इसमें घुलेगा नहीं, इसमें घुलेगा नहीं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको सब कुछ सिखाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको सिखाएगा कि क्यों कुछ किसमें घुल रहा है किसमें नहीं घुल रहा है। ठीक है ना, आपको मान लो पैंट किया तुमने, पैंट लग गया, पानी से हाथ लगा, हाथ धो लो, साबुन लगाओ, साफ होता है नहीं, थिनर लगाना पड़ता है। आप लगाते हो तारपीन का तेल या फिर थिनर, तब साफ होता है। पेंट उसी प्रकृति का है, उसी प्रकृति का है थिनर भी। तो जब आपने उसको मिक्स किया हाथ में तो पेंट उसमें घुल गया, पेंट उसमें और जब घुला ना तो उसे धोते नहीं हो पानी से, पोंछते हो सूखे कपड़े से, पहले 5-10 मिनट तक रखते हो, रखते हो ना, फिर हम उसे पोंछते हैं सूखे कपड़े से। जब सारा पेंट हट जाता है ना, तब हम नहाने के नहीं, वो भी कपड़े धोने के साबुन से अगर साफ होगा जल्दी, कपड़े धोने के साबुन से धोगे तो साफ होगा जल्दी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 5-10 मिनट तो ध्रुवीय घुलेगा किसमें, ध्रुवीय में, अध्रुवीय घुलेगा अध्रुवीय में, ध्रुवीय बना तो लिखेंगे, ध्रुवीय घुल गया, विलय सोलबल, ऐसे ही कौन, इसी को बोलते हैं समान प्रकृति। थोड़ा समय लग रहा है समझाने में, लेकिन आपको अगर एक बार भेजे में घुस गया तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, देखो अध्रुवीय, अध्रुवीय किसमें घुलता है, अध्रुवीय, अध्रुवीय, अरे समझे तुम कि नहीं, तो फिर विलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलय सोलबल हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, यार ध्यान रखना। तो आप कौन चीज किसमें घुलता है, मैंने आपको रियल लाइफ में एग्जांपल के देख करके एग्जांपल को फिर समझाया। ठीक है ना, तो आप ध्यान कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में ही घुलेगा। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, बता दीजिए, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। हाँ ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में ही घुलेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड, क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी कार्बन के हाइड्रोकार्बन के होते हैं विलायक, बेंजीन, टोल्यून, ठीक है ना, ईथर, ये सब होते हैं कार्बनिक विलायक। क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको समझा दे रहा हूं, बार बार आएगा विलायक विलायक विलायक, कार्बनिक विलायक, अकार्बनिक विलायक। अकार्बनिक कौन होता है, जल, अकार्बनिक विलायक है ना। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, ठीक है ना, और कौन आ गया, बेंजीन, टोल्यून, ये सब होते हैं द्रव अवस्था में विलायक होते हैं, हम इसमें बोलते हैं ईथर, ये सब होते हैं कार्बनिक विलायक। ठीक है ना, तो कार्बनिक विलायक कार्बनिक वाले को घोलेगा और अकार्बनिक विलायक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन भी आ जाता है कि कार्बनिक कुछ ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ध्रुवीय होते हैं। एल्कोहल भी कार्बनिक विलायक ही है। पैग लगाते हैं, पैग, एल्कोहल तो लगाते हैं, किसमें पैग बनाते हो, तेल में नहीं, पानी बनाते हो ना, पानी में। तो वो कार्बनिक है एल्कोहल, वो पानी में घुलता है। क्यों घुलता है, हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है, वो यहाँ पर मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करेंगे क्या, ये मैं तुम अलग चीज बता रहे हो उन्हें, करके बना के देखेंगे। ये करके दिखाते हैं। टेस्ट अगर जरा सोच लिया तुमने तो थोड़ी सी ऊपर ले रहा था कि बिजनेस इसको ही करेगा, तो बाद में 10.6 करवा देना। ठीक है भाई, क्या देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हेलो एल्केन की बात हो रही है ना, तो हेलो एल्केन कैसा है, कार्बनिक है, तो कार्बनिक में ही घुलेगा। ठीक है ना, क्यों घुलेगा उसकी बात मैंने आपको भी समझाया था क्यों। देखो यहाँ ना सारी बात आता है अंतराणुक बल, किसकी बात आती है, अंतराणुक बल की बात होती है। अंतराणुक बल होता क्या है, जो अणु के बीच में बल लग रहे होते हैं। ठीक है ना, अंतराणुक बल। देखो देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसमें, कार्बनिक, कार्बनिक विलायक में,
विलायक में विलय होते हैं, विलय इतनी मुश्किल से पकड़ कर रहा है। विलय होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि देखो उसमें, क्योंकि हाँ देख लो छेड़ रहा है मेरे पास। चलो मतलब एक दूसरे को मार रहा है। मारो मतलब रहा है वो, क्या कर रहा है? देखो, पीछे से दिमाग यार, खराब सुनो, कर रहा है। क्योंकि फिर मार दो पैर में। क्या ले लिया तूने? लिखो भाई, क्योंकि बोल दो, लिख लोगे? अभी रुक जाओ। भाई एक पॉइंट है ना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं कि हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्योंकि विलय होते हैं क्योंकि क्योंकि लिखो, क्योंकि विलायक क्या है? विलायक अणु के मध्य, विलायक अणु, अच्छा ये लिखो, विलायक अणु और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, मध्य अंतरा अणु बल, कौन सा बल? अंतराण्विक आकर्षण बल के मध्य, अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल की प्रबलता, की प्रबलता और अलग अलग, और अलग अलग, अलग अलग क्या लिखना है? ठीक है भाई, लिखो। अलग 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 में लिखना, अलग अलग में लिखना है भाई। हर बोलते में बल, आकर्षण बल की प्रबलता और अलग अलग। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और विलायक अणुओं, विलायक अणुओं, विलायक अणुओं के मध्य टूटने वाले आकर्षण बल, कौन सा है? टूटने वाले, टूटने वाले अणुओं के मध्य, आकर्षण बल, अणुओं के मध्य टूटने वाले, टूटने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रबलता, आकर्षण बल की प्रबलता समान होती, क्या होती है? समान होती है, ध्यान रखना, समान होती है मतलब ये बराबर होते हैं, ठीक है ना? ये कॉपी और प्रॉपर्टी पॉइंट, यही कारण है कि बोलते हैं समान विलय, समान विलायक में घुलेगा, ठीक है ना? प्रकृति वाले में ये ध्यान रखना। आकर्षण बल की प्रबलता। ठीक है भाई, हो गया? देख सुन क्या होता है, ये हो गया। मान लो मेरे पास एक हेलो एल्केन, कौन है? हेलो एल्केन, CH3 Cl, या फिर आप ले लो CH2 Cl, ये कौन है? क्लोरोप्रोपेन है। अब मैं इसे घोलना चाह रहा हूं, किसमें? बेंजीन में, C6H6, ये कार्बनिक विलायक, क्या ये? कार्बनिक विलायक। देखो भाई, अगर मैं बेंजीन लूंगा, मान लो 100 ml बेंजीन लिया, तो उसमें बेंजीन के एक अणु तो होंगे नहीं, बहुत सारे अणु होंगे, और उन अणुओं के बीच बल लग रहा होगा अंतराण्विक, तो उन अणुओं के बल, बीच में बल, वो बल टूटेगा, वो बल टूटेगा। ऐसे ही ये है क्लोरोप्रोपेन, एक तो अणु होगा नहीं, ये तो मैंने एक अणु को लिखा है संरचना, ये तो मोलों में होते हैं, तो बहुत सारे अणु होंगे इसके, जब हम इसको कर देंगे मिक्स, तो ये खुद के अंदर का पहला बंध तोड़ेगा, इसके अणु भी पहले अपने अंदर के बल तोड़ेंगे, बल को तोड़ेंगे, और तोड़ने से ऊर्जा बाहर निकलेगी,
उतनी ही ऊर्जा वापस यूज होगा। किसमें? जब ये नए बंध बनाएंगे तो ऊर्जा फिर से उसमें यूज हो जाएगा। तो जितना ऊर्जा टूटने में निकलेगा उतना ही ऊर्जा वापस खत्म हो जाएगा नए बंध बनाने में। तो क्या हो जाएगा? या इसमें घुल जाएंगे या आपस में घुल जाएंगे। इस लाइन में वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हेलो एल्केन होते हैं ये जल में अविलय होते हैं, लगभग कम, बहुत कम घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं। जबकि CH आबंध ध्रुवीय होता है। सुनो, इसमें लिख दो विलय। क्या लिखो इसमें? विलय। अब देखो मेरे बात सुन ध्यान से, लिखो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विलय होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब क्यों होते हैं यहां पर मैं दूंगा उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। सपोज को ठीक है भाई, अब सुन ध्यान से, छप गया? यस सर। देखो अल्प विलय होते हैं, अल्प विलय मतलब कम, बहुत कम विलय होता है। समझ गया सर। CX सबको दिख रहा है? यस सर। ये क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी होता है। अधिक विद्युत ऋणी। अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, ऋणी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां खींचेगा? अपनी तरफ। भाई अधिक विद्युत ऋणी का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा ताकत से। बिल्कुल। तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव पोजिशन क्या? तो ध्रुवीय। क्या है ये? ये हो गया ध्रुवीय, ठीक है ना। जल की बात करें, जल की बात हो, H2O दिख रहा है? H2O का ऐसा होता है संरचना, मुड़ी हुई। तो ये डेल्टा नेगेटिव आता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो ये भी क्या है? ध्रुवीय है। ये भी क्या है? ध्रुवीय। तो ये इसमें घुल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए ना। लेकिन फिर भी नहीं घुलता। क्योंकि ये ध्रुवीय है, ये भी है ध्रुवीय। अगर इसको इसमें घुलना है तो पहले इसको अपना बंध तोड़ना पड़ेगा और इसको भी अपना बंध तोड़ना होगा। तो हाइड्रोजन बंध होते हैं जल के अंदर। कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन। प्रबल बंध होते हैं इसके अणु के बल की तुलना में, ठीक है ना। तो इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है टूट करके, वो ऊर्जा इसके बल को तोड़ नहीं पाते हैं। भाई मेरे को मान लो जुड़ना है किसी और के साथ में, कोई है मान लो फलानी है, वो फलानी किसी और से जुड़ी हुई है, लेकिन हम जुड़ना चाहते हैं, वो पसंद है, तो पहले उसका तुड़वाना होगा, है कि नहीं। और मेरी भी कोई दूसरी पहले जुड़ रही है, हम कौन से है ना। तो अपना मैं तोड़ लूंगा आराम से। तो जो मैंने तोड़ने में ऊर्जा लगाई, जो वहां से ऊर्जा निकली है टूट करके, जो मैंने तोड़ी ना किसी और से, वो ऊर्जा उतना पर्याप्त नहीं है कि उसकी जिसके साथ में है उसको तोड़ सकूं। तो जब तक उसकी टूटेगी नहीं फलानी की, क्या मेरी उससे बनेगी? अच्छा, जब उसकी टूटेगी किसी और से तो मेरी उससे जुड़ जाएगी, तो मैं एक नया बन जाऊंगा विलियन, है ना, है कि नहीं। मैं खुद था अलग, वो खुद थी अलग। मैं एक अणु था पहले, एक अणु कोई दूसरी थी, उसकी टूटेगी तब मेरी जुड़ेगी उसके साथ में। और मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं कि मैं उसकी तोड़ सकूं, है कि नहीं। अब ना मेरी इतनी, ना मेरे पे इतनी ऊर्जा है कि मैं उसकी तोड़ सकूं, और ना वो मेरी बनेगी, है ना। तो हम ध्रुवीय, ये देखो ये क्या तोड़ने की बात कर रहा है इसको सारे। अरे हाँ वो मैं कह रहा हूँ भैया, नहीं मैं तोड़ नहीं पाऊंगा उसकी, तो वो मेरी बनेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ध्रुवीय होते हुए भी नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो ध्रुवीय और ये क्या है? ये भी है, ठीक है ना। तो इतना पर्याप्त ऊर्जा नहीं होता कि इसके बंधन तोड़ सके ना। लिखो उसमें फटाफट से लिखो, मैं बोल दूं लिखो। ऐसा मत करो। ठीक है, यहाँ लिखो तो मैं इधर ना छाप दूं उसमें, अरे छाप दूं, लिखो हेलो एल्केन
को जल में घुलने के लिए ऊर्जा की क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। लेकिन ये ऊर्जा उतना नहीं होता पर्याप्त। ठीक है ना? ठीक है भाई। आवश्यकता क्या होती है? इसको आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिखो, जिससे कि हेलो एल्केन व जल के हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके किंतु नए आबंध से क्या निकलती है? ऊर्जा कम निकलती है। ठीक है भाई? क्या लिखा है ये? LOL के हेलो एल्केन। हेलो लिख दिया मैंने? हेलो अरे हेलो लिखा तुमने। ये हेलो तो वो पढ़ता नहीं है। एल्केन हम बोलते हैं तब लिख लिया करो। ठीक है ना? हाँ, तो तभी लिख लेते हैं। तोड़ा जा सके किंतु उनके मध्य हेलो किंतु उनके मध्य बने नए आबंध से निकली ऊर्जा इतना कम होता है कि जल के अणु का परमाणु हाइड्रोजन आबंध नहीं तोड़ पाते। होता है कि जल के अणुओं में स्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अतः लास्ट में आ रहा है निष्कर्ष। अतः हेलो एल्केनों का जल में विलय लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। मतलब नाक बराबर नगण्य होता है। ठीक है भाई? तो आपको ना इतना मैं निष्कर्ष करके बता रहा हूं कि केवल क्या बोला मैंने? केवल जो कार्बनिक है विलायक उसमें घुलेंगे। ठीक है ना? अच्छे से। ध्रुवीय कहां घुलता है? ध्रुवीय में। और अध्रुवीय घुलता है किसमें? अध्रुवीय में। अरे ठीक है ना? अब इसमें एक चीज और चलो ना, 2 मिनट का लेक्चर और रह जाएगा, फिर हमारा ना ये खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा ही। कौन सा वाला? भौतिक गुण। ठीक है ना? और हम लोग सुबह करेंगे स्टार्ट कल। कौन सा? रासायनिक। ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब सुनो हमारी बात सुनो, देख ध्यान से। हमारे पास एक तो ये होता है, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, ये भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? नहीं। अब तो दिख रहा। देखिए अब Cl देखो ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ देखो ध्यान से इसमें। जी देखो ये होता है अध्रुवीय। क्या होता है ये?
यहां पर मैं लिख रहा हूं क्यों होता है अभी बताऊंगा। ये होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। अब ना यार इसको समझने के लिए ना तुमको ना 11th क्लास का ना केमिस्ट्री का जो 4 है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध, उसमें एक टॉपिक आता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? आघूर्ण। वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स वाला दूसरा होता है ना, यहाँ का तो दूसरा है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो यहां पर होगा सी एटम, कौन होगा? सी एटम होगा। होगा। तो ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहाँ? ऊपर की तरफ। तो जितनी ताकत से ऊपर खींचेगा उतनी ही ताकत से नीचे भी ये वाला खींचेगा, क्योंकि दोनों की सेम शक्ति है ना सीएल की जी। और यहाँ पर सेम एटम है सी एटम जी। तो जितनी शक्ति से ऊपर खींचेगा ये, उतनी से मतलब नीचे। जितना द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर वाले सीएल का होगा उतना द्विध्रुव आघूर्ण नीचे वाले का है। लेकिन अगर उसका प्लस है तो इसका माइनस होगा, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। हाँ, विपरीत है। ठीक है भाई, ये नीचे खींच रहा है, ठीक है ना, और कहाँ उसके ऊपर है। जी। तो जो इस अणु का निकलता है द्विध्रुव आघूर्ण वो इसका प्लस इसका जोड़ के निकलता है, निकल जाएगा बिल्कुल। तो शून्य हो जाएगा। हाँ जी। वही लिखा है अध्रुवीय, इसीलिए है। क्या है ये? हाँ, तो शून्य हो गया। जी। अब ध्यान दे, ध्यान से, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है, इनका जुड़ जाएगा, इनका जुड़ जाएगा। कुछ ना कुछ आएगा। हाँ जी। लेकिन इसकी तुलना में देखो इसका थोड़ा कम होगा। कम होगा। क्यों? ये ऊपर खींच रहा है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ये थोड़ा नीचे खींचो। थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे। गिरना है, लेकिन शून्य नहीं आ पाएगा। लेकिन शून्य नहीं आएगा, जी, उसका जाएगा। शून्य से थोड़ा ज्यादा आएगा, जी। इसका और भी अधिक आएगा। जी। तो सबसे अधिक कौन हुआ अध्रुवीय? ये ये हुआ, हाँ, ये सबसे अधिक अध्रुवीय, अध्रुवीय। उससे कम अध्रुवीय ये हो गया। ये। आप ये भी कह सकते हो सबसे ज्यादा ध्रुवीय ये हो गया, उससे कम ये हो गया ध्रुवीय, उससे कम है। सबसे कम ये हो गया, ये तो है ही अध्रुवीय, ठीक है ना। तो अध्रुवीय किसमें घुलेगा? अध्रुवीय में। अध्रुवीय। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि कार्बनिक विलायक में सबसे अधिक ये घुलेगा या फिर ये घुलेगा? ये बोलेगा। ये घुलेगा, क्योंकि कार्बनिक क्या होता है? अध्रुवीय, अध्रुवीय होता है। तो ये घुलेगा। हाँ। जल ध्रुवीय ना होता है हाँ। तो जल में जल्दी ये घुल जाएगा, हाँ। ठीक है ना। मतलब जल में पूरा नहीं हो, पूरा विलय नहीं होगा, लेकिन कुछ विलय होगा तो ये होगा अल्प, ये तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। अध्रुवीय शून्य है, क्या है? शून्य। शून्य। द्विध्रुव इसका शून्य है, तो ये अध्रुवीय हो गया ना, ठीक है ना। क्यों हो गया ये? क्योंकि ये क्या है? ये इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य होता है, 0, ठीक है ना। तो सबसे अधिक विलय ये होगा किसमें? कार्बनिक विलायक में। उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये फर्स्ट इसको डाल दो, इसको सेकंड डाल दो और इसको थर्ड डाल दो, ठीक है ना। यहां लिखना इधर, देखो ऐसे लिखो, थर्ड अध्रुवीय है। क्या है ये? अध्रुवीय है, इसलिए कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में अधिक विलय। क्या है ये? अधिक विलय होगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा जो होगा ना इसका ऑर्डर, तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव के आधार पे ना आप समझ सकते हो कि कौन घुलेगा पहले, कौन बाद में घुलेगा। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, देखो P ये वाला Cl हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण उससे कम होगा किसका? इसका। और सबसे कम होगा किसका? इसका, ठीक है भाई। तो सबसे अधिक कौन? ये घुलेगा, उससे कम ये घुलेगा, सबसे कम ये घुलेगा। किसमें? जल की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, जल की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बनिक विलायक में, जल में घुलेगा, ठीक है ना। तो जल होता है द्विध्रुव, है ना। तो जल में तो ये पहले घुलेगा ना, पहले घुलेगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा घुलेगा ये, थोड़ा मात्रा, ठीक है ना। ये तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारी खत्म हो जाती क्या चीज? प्लेथा। क्या होती है खत्म? कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस लेक्चर तक हम लोगों ने
भौतिक गुणधर्म खत्म कर दिया हेलो एरीन हेलो एल्केन का, ठीक है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या समझेंगे, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आपसे, सॉरी बढ़ते नहीं, हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद। ये दूसरा स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही है पहले की तरह। अच्छा ये थोड़ा मिस हो गया ना, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये कैसे बोलता है ये ठीक है ना, ऐसे ये तो ये ना, ऐसे कहते गलती काटना। ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, ये धन्यवाद। भी ना करता ना।